को लूट खसोट भइल बा तो निश्चित रूप से ओकर जांच होके के चाहिए। आज लूट खसोट कइले बा ओकरा बा कार्रवाई होके के चाहिए, चाहे जितना बड़ा आदमी होके। हमारे पास जो कागज उपलब्ध हुआ जो मैंने उनके प्रति हमने उस पर क्या था कार्रवाई। गैर कानूनी ढंग से अगर कोई बहाल हुआ है तो वो तो दंड का भागी होगा। पूरे भारतवर्ष में ऐसा शायद ही कोई महाविद्यालय होगा, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जहां सिर्फ BA-MS की डिग्री लेकर प्राचार्य 30-32 साल तक काम करता रहा हो और कोई प्रश्न नहीं उठे। उन पर मैं केस फाइल करने जा रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मानहानि का मुकदमा, और वो भी मैं चाहूंगा कि 1 करोड़ का करूं। बिहार के सिवान जिले में अवस्थित दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इन दिनों विशेष चर्चाओं में है। कारण ये है कि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं, और आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि यहाँ के पूर्व सचिव डॉक्टर BPN पाठक हैं। क्या है ये मामला और क्या है वो सनसनीखेज आरोप, आइए जानते हैं। आरोपों के मुताबिक वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के ही PhD की डिग्री हासिल की है, जो गलत है, और इस प्रकार वो प्राचार्य होने की योग्यता नहीं रखते। गैर कानूनी ढंग से अपनी सेवा का विस्तार कराकर 70 वर्ष की उम्र तक पद पर बने रहना चाहते हैं। जो छात्र छात्राएं यहाँ मेडिकल में नामांकन लेते हैं उनसे प्राचार्य द्वारा पैसे की अवैध उगाही की जाती है। यहाँ के डॉक्टर महीने में 2-3 दिन ही आते हैं और पूरे महीने की हाजिरी बना लेते हैं। बदले में यहाँ के प्राचार्य को कमीशन मिलता है। प्राचार्य द्वारा कॉलेज की संपत्ति का मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद का सदस्य नहीं होने के बावजूद प्राचार्य द्वारा गैर कानूनी ढंग से उसकी नेम प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। प्राचार्य के पास बेनामी संपत्ति है और उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। प्राचार्य द्वारा कॉलेज के शासी निकाय से लेकर यूनिवर्सिटी तक को मैनेज किया जाता है। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान जो है उसमें बहुत से मामले गड़बड़ी के बहुत से मामले उजागर हुए हैं। कुछ तो उजागर हुए जब मैं सचिव था और कुछ उजागर हुए जब मैं सचिव से हट गया, उसके बाद भी बहुत से मामले उजागर हुए हैं। और इन तमाम मामलों को मैंने बिहार के कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के कुलपति, बिहार सरकार, जिला प्रशासन, आयुष इत्यादि में मैंने भेजा है, लिखा है और पत्राचार किया है। अनाप शनाप उल्टा सीधा गवर्नर साहब के यहाँ लिखना, विश्वविद्यालय में लिखना, राज्य सरकार में लिखना, आयुष मंत्रालय में लिखना, पुलिस पदाधिकारी को लिखना, DM साहब को लिखना, CS को लिखना, मैंने इतना पोथा जो है वो लिखे हुए हैं और हमने सबका जवाब भी दिया है और उपयुक्त जवाब दिया है। इस सनसनीखेज मामले में कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक कई सारी कागजी लड़ाई हुई। जांच कमेटी बैठी और ये मामला कई सारे जनप्रतिनिधियों के स्तर से भी उठाया गया। इस पूरे मामले में क्या आपने कभी भी अपना संज्ञान लिया जब आप विधायक थे तो इसका, क्या आपने अपनी ओर से कोई चीज़ कभी लिखी पढ़ी हो? हमने लिखने तब न जांच शुरू भइल, तो मामला ही पुरान बचा नया। अगर हम लिखले बनी तब जांच शुरू भइल, जांच ओकर भई रहे, जांच भी भइल, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कार्रवाई भी भइल। अब तो बहुत लंबा समय के बाद था, उतना संज्ञान में तो बात ही नहीं है। हम बराबर जांच के मांग कैले बनी ओकर, हम जब ले रहल बनी, लेकिन हमरा के तो बहुत पहले हटा दिया गई। ब्याहदेव जी विधायक रहनी तो वहाँ का मंत्री हो गई, तो मंत्री का रहे कोनो इंटाइटल वहाँ का नहीं की, तो ओकरा बाद हमने के दरभंगा यूनिवर्सिटी से हम नॉमिनेट हो गई। ओकरा बाद दहिने बाएँ कह के राज्यपाल के यहाँ से महाचंद्र बाबू अथी चिट्ठी निकलवा ले, और मैं हट गई। एगो से 2 मीटिंग कैले रहनी जांच करावे खातिर, एगो से 2 बैठक कैले रहनी। बहुत लोग में साथे रहे हमनी के वो स्टाफ लोग वो कॉलेज के। अगर कोनो गलती भइल बा, को लूट खसोट भइल बा, तो निश्चित रूप से ओकर जांच होके के चाहिए। आज लूट खसोट कैले बा ओकरा बा कार्रवाई होके के चाहिए, चाहे जितना बड़ा आदमी होके। जीरादेई के पूर्व विधायक
रमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा भी ये मामला जिला पदाधिकारी के समक्ष उठाया गया, लेकिन वो अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं। एमएलसी टूनाजी पांडे ने भी ये मामला मुख्यमंत्री को लिखा था, लेकिन अब वो इन आरोपों को निराधार मानते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार कहा गया था, फिर उसका जवाब नहीं मिल पाया, नहीं देखा गया। हमको लगा कि वो व्यक्तिगत लड़ाई है, हम लोग सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले आदमी हैं, तो आरोप लगाना तो हर किसी का अधिकार है। कोई कहीं आरोप लगा देता है, हम लोग भी संज्ञान में आता है तो हम लोग भी उस पर आरोप लगा कार्रवाई करते हैं भाई। लेकिन जब वो लगता है कि बात गलत है तो बस। सर, आपने एक हवाला दिया था जो केएसडीएस ने जो जिस त्रिस्तरीय जांच कमेटी का गठन किया, उसका भी आपने हवाला दिया था, जिसमें 33 पॉइंट पर वो तमाम जो पॉइंट्स थे उसमें वो दोषी पाए गए थे उस त्रिस्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक। आपने उसका भी हवाला दिया था सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारा तो है, कंप्लेन होगा, कंप्लेन तो जो दिए थे तो सही बात है, उसमें क्या हवाला देना दिए थे, जो जांच हुई थी अब उसमें वो दोषी पाए गए थे ना। हमारे पास जो कागज उपलब्ध हुआ जो मैंने उनके प्रति, हमने उस पर क्या था कार्रवाई। हाल ही में कॉलेज के शासी निकाय के मनोनीत सदस्य एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव प्रिंसिपल के सेवा विस्तार और शासी निकाय के प्रभावित होने पर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। उम्र सीमा के संबंध में और प्रबंधकारिणी के संबंध में मैंने वहाँ सब चीज़ों को रखा है, उठाया है, और बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से बात हुई है, और किसी के प्रभाव में प्रबंधकारिणी समिति नहीं चलेगी। हम लोग वहाँ रहेंगे तो कानून और नियम से चलेगी, प्रभाव में नहीं चलेगी। शासी निकाय द्वारा प्रिंसिपल का सेवा विस्तार करने के प्रस्ताव पर उनका कहना है, शासी निकाय को ही नहीं, किसी भी संस्था को कानून के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित कराने का अधिकार नहीं है। अगर कोई लोकतांत्रिक संस्था गैर कानूनी प्रस्ताव पास करेगी तो मान्य नहीं होगा। ये तो सामान्य नियम, कानून और नीति है। शासी निकाय ने किया है तो उसकी समीक्षा होगी, उस पर वार्ता होगी। अगर कानून नहीं होगा तो वो चीज रुकेगी। प्राचार्य की गलत ढंग से नियुक्ति के आरोप पर उनका कहना है, गैर कानूनी ढंग से अगर कोई बहाल हुआ है तो वो तो दंड का भागी होगा। इस पर हम लोग विचार करेंगे, प्रबंधकारिणी समिति में ये प्रश्न आएगा, उठेगा, बात करेंगे इस पर। इन सभी मुद्दों पर समय सीवान की टीम ने पूर्व सचिव डॉक्टर BPN पाठक और वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी से विस्तृत वार्ता कर उनका पक्ष जाना। आरोपों के मेन सूत्रधार यहाँ के तथाकथित प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी हैं, जिन्होंने बिना स्नातकोत्तर उपाधि लिए सीधे BA-MS से PhD प्राप्त कर लिया, PhD की डिग्री प्राप्त कर ली। बिहार में, खास करके बिहार में बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 लागू है, और इस एक्ट के अधीन किसी को बिना MD किए या बिना स्नातकोत्तर उपाधि लिए PhD की उपाधि नहीं मिल सकती है। ये गलत है। आरोप लगाना आज के समय में, किसी पर आरोप लगा देना इतना आसान काम है कि कोई व्यक्ति हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी, और भी जो देश के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है उसके लिए भी कोई आम व्यक्ति कुछ कह देता है। बहुत गंभीर आरोप भी उन्होंने आप पे लगाया है कि आप स्वयं प्राचार्य पद पर बने हुए हैं और आप MD नहीं। मैं आपको बताया ना, मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ कि मेरी नियुक्ति इस कॉलेज में 10/7/80 को हुई थी, और मैं 1980 से इस कॉलेज में लेक्चरर था, फिर मैं रीडर हुआ, फिर मैं प्रोफेसर हुआ, और 1990 में विधिवत विश्वविद्यालय के डायरेक्शन पर ये निकला, एडवर्टीजमेंट निकला, इसमें बहुत सारे लोग भरे। विधिवत प्राचार्य के रूप में मैं यहाँ ज्वाइन किया 90 में, और 90 से अब तक मैं प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहा हूँ। डॉक्टर BPN पाठक ये कहते हैं कि आपके पास MD की डिग्री नहीं है और आप PhD हैं,
तो बिना मास्टर्स डिग्री के पीएचडी कैसे संभव हो पाए? उनके मुताबिक आपकी पीएचडी की डिग्री भी फर्जी है। देखिए मैं बताता हूँ, इस पीएचडी की डिग्री पर कई बार जांच हो गई है और इन्होंने राज्य सरकार को लिखा था कि ये पीएचडी की डिग्री भी इनकी फर्जी है। तो राज्य सरकार डायरेक्टर हमको नोटिस किया। हमने कहा कि मैं क्या जानता हूँ, मैं तो कैंडिडेट हूँ, मैं तो कहूँगा कि मेरा डिग्री सही है। आप जो डिग्री देती है विश्वविद्यालय, आप वहाँ से पूछिए। तो फिर उन्होंने रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखा, रजिस्ट्रार अपनाई करके सारा रिपोर्ट लेकर के और रिकॉर्ड के साथ उनको उन्होंने भेज दिया और वो मामला खत्म हो गया वहीं। लेकिन आज भी उस चीज़ को उठाते हैं, तो एमडी नहीं है और ये प्रिंसिपल बने हुए हैं। अरे भाई 1789 के पूर्व जिनका अपॉइंटमेंट लेक्चर रीडर प्रोफेसर में हुआ, उस पर एमडी की कोई आवश्यकता नहीं। जितने हमारे सीनियर टीचर हैं अब रिटायर के कगार पर हैं सब लोग, 2 साल 4 साल में सब लोग रिटायर हो जाएंगे। ये सारे लोग, इसमें कोई एमडी नहीं है, लेकिन सारे लोग आज प्रोफेसर हैं, टीचर हैं। काउंसिल उसको मानती है, आयुष उनको मानती है, चूँकि 1789 के पहले इनकी नियुक्ति हुई है, तो इन पर इस तरह का कोई ये लागू नहीं है। और किसी भी नियुक्ति को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है अगर गलत है तो। 1 जुलाई 89 के पहले जो लोग एमडी नहीं थे वे शिक्षक भी हो सकते थे और प्राचार्य भी हो सकते थे। ये शिक्षक थे, ये प्राचार्य बनते हैं जहां तक मेरी जानकारी है दिसंबर 90 में, 1990। हाँ 1990 में। अच्छा। और उसी समय 2 एडवर्टीजमेंट हुआ था, कुछ दिन पहले हुआ था कि एमडी योग्यता या स्नातकोत्तर योग्यता के साथ कम से कम 10 साल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिवान के जो डी देन कलेक्टर थे रामभजन सिंह, अच्छा, कलेक्टर सिवान, डीएम सिवान जी, उन्होंने एडवर्टाइज किया था। किस पद के लिए एडवर्टाइज किए थे? प्राचार्य पद के लिए। अच्छा अच्छा। एमडी मस्ट सा एडवर्टीजमेंट में। उसके बाद इनके एक संबंधी हुए डॉक्टर रामानंद पांडे, उन्होंने दोबारा एडवर्टाइज किया, उसमें भी लिखा उन्होंने कि एमडी या पीएचडी कर दिया उन्होंने। अच्छा। जिसका इन्होंने फायदा उठाया जी। और बिना एमडी किए इनकी बहाली हो गई। पूरे भारतवर्ष में ऐसा शायद ही कोई महाविद्यालय होगा, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जहां सिर्फ बीएएमएस की डिग्री लेकर प्राचार्य 30-32 साल तक काम करता रहा हो और कोई प्रश्न नहीं उठे। आप यह कैसे कह सकते हैं कि उनके पास एमडी की डिग्री नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमने जब आरटीआई में मांगा था कि अपने क्वालिफिकेशन के बारे में आप हमको दीजिए, उन्होंने लिखा था बीएएमएस पीएचडी। ये कब की बात है? ये बात है 2008 की। यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है, बहुत बड़ा ऑफेंस है कि 30 वर्षों तक करोड़ों रुपया महाविद्यालय पर खर्च करने वाला, विकास के नाम पर काम कराने वाला, एमडी लोगों को बहाल करने वाला प्राचार्य बिना एमडी डिग्री लिए सिर्फ बीएएमएस हो और ऐसा प्राचार्य बने, ऐसा भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा महाविद्यालय होगा। पूर्व सचिव डॉक्टर पाठक ने वर्तमान प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाया है कि बिहार के मेडिकल कॉलेजों में रिटायरमेंट की उम्र सीमा 67 वर्ष है, लेकिन प्राचार्य गलत तरीके से 70 वर्ष की उम्र तक पद पर बने रहना चाहते हैं। प्राचार्य ने एक नया दांव खेला है और यहाँ के शासी निकाय को अपने प्रभाव में लेकर 3 साल सेवा विस्तार का प्रस्ताव पारित करवा लिया है और इस मामले में आगे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को भी मैनेज करने का मंसूबा बनाए हुए हैं। शासी निकाय में जब प्रस्ताव पारित हो रहा था उसके 2 दिन पहले ही हमको ये जानकारी मिली। किस आशय का प्रस्ताव? हाँ, किस आशय का? इस आशय का प्रस्ताव पारित होने जा रहा है कि 67 वर्ष के बाद भी 3 साल इनकी सेवा इसमें बरकरार रखी जाए, इनके बिना कॉलेज नहीं चलेगा। तो क्या शासी निकाय के प्रस्ताव पर 3 साल सेवा विस्तार हो सकती है? हो नहीं सकती है, कतई नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ तो एक आधार बना लिया गया। रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को अगर मैनेज कर लिया जाएगा तो तब तक तो रहेगा, बाद में देखा जाएगा। कोई भी देखिए संस्था में जो काम होता है नियम से होता है और बिना नियम के कोई काम नहीं होता है, चाहे कोई हो।
बिहार सरकार का एक नियम है कि विशेष परिस्थिति में महाविद्यालय के हित में, संस्था के हित में वो 3 साल का एक्सटेंशन कमेटी दे सकती है। और बार बार हर जगह लिखते हैं इस चीज़ को। अब 67 पहले लिखते थे कि 65 था, 65 में बने हुए उनको रिटायर हो जाने चाहते, 67 कैसे हो गया? अरे भाई कोई किसी नियम के तहत न हुआ। और आप लिखते रहे, आयुष मंत्रालय में लिखते रहे, काउंसिल में लिखते रहे, बिहार सरकार में लिखते रहे, कहाँ में रिटायर होगा? नियम था तभी तो 70 साल का नियम है, तभी हमको कमेटी ने बनाई है। कमेटी हमारे कोई मूर्ख तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें हैं, विश्वविद्यालय पदाधिकारी सब। पूर्व सचिव आरोप लगाते हैं कि वर्तमान प्राचार्य भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यानी CCIM की नेम प्लेट का गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल करते हैं। इस बात के खिलाफ पूर्व सचिव ने विभिन्न जगहों पर शिकायत दर्ज कराई है। CCIM की धांधली का मामला यह है कि एक बार ये उसके सदस्य चुने गए CCIM के, उसमें धांधली की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन दूसरा जो चुनाव हुआ CCIM का बिहार में, उसमें पटना में सब कलेक्ट होकर बैलेट पेपर गए थे। वहाँ पर जो प्रधान डाकघर है GPO के पास हजारों मतपत्र और 50 मत पेटियां फेंकी हुई मिली, अनकाउंटेड। अच्छा। सरकार ने इसको अपने हाथ पे लिया। मनु महाराज जी जो आजकल सारण प्रमंडल के DIG हैं, उन्हीं की देख रेख में ये मामला जांच चल रहा था। उसमें 2-3 संदिग्ध लोग पकड़ के जेल में भी थे, लेकिन मेन जो गुर्गे थे तो कराने वाले वे लोग नहीं आ सके। इसलिए तब तक दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान में ले लिया और इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो दूसरी बार ये मेंबर हुए ही नहीं। तीसरी बार का जहां तक सवाल है, अभी 28 अप्रैल को 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CCIM को सुपरसीड कर दिया। धांधली के चलते, जो धांधली होती थी, एक कॉलेज का इंस्पेक्शन होता था और उसमें 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपए लिए जाते थे इंस्पेक्शन के नाम पर, एनुअल इंस्पेक्शन के नाम पर। प्रधानमंत्री जी को ये सब जानकारी मिली, प्रधानमंत्री कार्यालय को, उन्होंने CCIM को सुपरसीड कर दिया और जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनकी जगह पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बहाल कर दिया, जिसमें सिवान का कोई नहीं है, सिवान, छपरा, गोपालगंज का कोई आदमी नहीं है। जब आप 5 वर्ष पहले ही आप उसके मेंबर नहीं रहे और आप तो भारत सरकार के राजपत्र में, जिसको गजट कहा जाता है, गजट ऑफ इंडिया में ये प्रकाशित हो गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको सुपरसीड कर दिया। इसका जवाब देते हैं तो हमको कोई चिट्ठी नहीं मिली है। अब बताइए, भारत सरकार ने अपने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया कि ये सुपरसीड हो गया, तो हमको कोई और तो कोई पत्र मिलता तब न हम जानते। अब ये तो स्थिति है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। पुलिस जानबूझकर इस पर एक्शन नहीं ले रही है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आप उस पद पर नहीं है, उसका मोनोग्राम या नेम प्लेट का इस्तेमाल करके आप सड़क पर चलते हैं, घर में रखे रहे, ये बात अलग है। लेकिन जब सड़क पर आप चलते हैं, जनसभाओं में चलते हैं, जनता के बीच चलते हैं, धौस जमाते चलते हैं, तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। मैंने मनु महाराज जी को लिखा है। मैं 2011 में इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़कर 5 साल वहाँ मेंबर रहा। पुनः 2017 में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में मैं सबसे ज़्यादा वोट से बिहार में जीता, क्योंकि हमारी ख्याति थी, हमारी पॉपुलैरिटी थी, हमने ऐसा काम किया था। इसके चलते सारे चिकित्सकों ने मुझे काफ़ी सहयोग किया और हम बहुत अधिक वोट से जीते। लेकिन उसमें जो हमारे विपक्षी लोग थे, जो चुनाव हार गए लोग, उन लोगों के द्वारा तरह तरह से कहीं बैलेट पेपर फेंका गया, कहीं अपना ही उन्होंने जो कलेक्ट किया था वो कहीं फेंका, न्यूज़ में दिया, ये किया वो किया। और इस चीज़ को करने के लिए, लेकिन फिर भी कोर्ट आज भी, मैं आपको पेपर दूंगा, आज भी कोर्ट जो है वो हमारी जो पुरानी ये थी उसको मान रही है, अपडेट दे रही है। अब रह गई बात कि हमारी कहते हैं पाठक जी की सेंट्रल काउंसिल है ही नहीं।
मैं आपको प्रमाण दूंगा कि मेरे पास 10 लेटर है अभी आज के डेट में, कल के डेट में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन और हमको इंडोर्स किए हुए है। हमको उसका मेल जवाब देना है, कोई या कॉलेज का कोई इन्फॉर्मेशन मांगा गया है। मैं ये एक चीज़ सिविल सर्जन साहब के पास उन्होंने लेके दिया था। सिविल सर्जन साहब ने मुझे दिया, हमने कहा कि मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैंने लिखा उसमें कि जिस दिन मेरे पास यह बात आ जाए कि मेंबर नहीं हूँ, उस दिन मैं बोर्ड नहीं लगाऊंगा या मैं एक्स करके लगाऊंगा, वो तो अधिकार मेरा है। पूर्व सचिव डॉक्टर पाठक का यह भी आरोप है कि यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स से एडमिशन के समय पैसे की उगाही की जाती है और कोई भी स्टूडेंट इसलिए खिलाफ नहीं बोलता क्योंकि उसका फ्यूचर और कैरियर दोनों दांव पर होता है। बच्चे भी जानते हैं, जितने बच्चे पढ़ते हैं सबसे अगर दिल से पूछा जाए, गोपनीय रिपोर्ट ली जाए तो सारे के सारे बच्चे इस बात को एडमिट करेंगे। अब किसी से लिया गया 4 लाख, कोई प्रभावशाली है उसे लिया गया 3 लाख, कोई प्रभावशाली और नहीं है, निरी है तो उसे लिया गया 8 लाख। ये तमाशा तो यहाँ चलता ही रहता है और उनको डराया भी जाता है कि अगर ये नाम खोल दीजिएगा या ये कारनामा खोल दीजिएगा तो आपको डिग्री तो नहीं मिलेगी इस यूनिवर्सिटी से, यह जान जाइए आप। तो अगर उनसे बात की जाए तो वो भी स्पष्ट बात नहीं बताएंगे। एक आध टोटका बता दें, इन सामान्य रूप से नहीं बताएंगे, इसलिए उन लोग की उनका टोटल भविष्य जो है इनके हाथों में है। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है किसी पर लगा देना कि पैसे की उगाही की जाती है। एक प्रतिष्ठित आदमी को इस तरह की बात कहना उसके लिए बहुत शर्म की बात होती है। तो मैं इन बातों से उब करके और उन पर मैं मानहानि का मुकदमा के लिए नोटिस भेज चुका हूँ, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा और बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर हम उन पर क्रिमिनल केस करने जा रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने जो इन शब्दों का प्रयोग किया है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए बहुत घातक है। वो उनको भले कुछ नहीं लग रहा हो, लेकिन हम लोग प्रतिष्ठा ही अर्न किए हैं अभी तक, और इस प्रतिष्ठा अर्न करने के क्रम में अगर कोई भी इस तरह का दाग लगाएगा, उनको तो कोई चीज़ प्रमाण देना चाहिए। प्रमाण दें या कोर्ट चले जाएं। अगर उनके पास इस तरह का प्रमाण है तो आजकल तो कोर्ट है ना भाई, कोर्ट से न्याय मिलता है। आप कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए हमारे अगेंस्ट। पूर्व सचिव ये आरोप लगाते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स बाहर के रखे गए हैं जो महीने में 2-4 दिन ही आते हैं और पूरे महीने की हाजिरी बना लेते हैं, जिसके बदले में वे वर्तमान प्राचार्य को एक निश्चित बंधी हुई कमीशन की राशि अदा करते हैं। खासकर एमडी पढ़ाने वाले जितने लोग हैं, एमडी में जो क्लासेस लेते हैं, एमडी में बीएमएस में कम, ये एमडी में जो क्लासेस लेते हैं वो अधिकांश 90% से ऊपर लोग बाहर के हैं। अच्छा जी, वे बाहर से हैं, महीना में 2 दिन 1 दिन 3 दिन आते हैं, अपना अटेंडेंस बनाते हैं, अपना चले गए। यहाँ तालमेल बैठा हुआ है, किसी को कोई कठिनाई नहीं। ये जो है ऑलरेडी कमीशन पर तय है इन डॉक्टरों से, डॉक्टरों से कमीशन पर तय है कि इतना परसेंटेज आपको दे दिया जाएगा, इतना परसेंटेज आप चेक भजा के हमको दे दीजिए। हमारे यहाँ सारे टीचर रेगुलर हैं, सारे कर्मचारी रेगुलर हैं, हॉस्पिटल मेरा रेगुलर चलता है, मेरा क्लासेस सब रेगुलर चलता। बच्चे बताएंगे इस चीज़ को, इसी को बच्चे बताएंगे कि क्या है नहीं है। आरोप में इस तरह का गलत लगाना, ये तो इसको क्या कहा जाएगा। अस्पताल की सर टाइमिंग क्या है जब डॉक्टर्स बैठते हैं? कब से कब तक? 9 बजे से 2 बजे तक ओपीडी चलता है और वैसे इमरजेंसी 24 आवर्स है और आईपीडी वगैरह 24 आवर्स है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। पूर्व सचिव डॉक्टर पाठक के मुताबिक वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के पास बहुत बेनामी संपत्ति है और उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। कि अगर गहराई से जांच की जाए तो बेनामी प्रॉपर्टी भी इनके पास काफी होगी और इनके नाम से या इनके वाइफ के नाम से, इनके बच्चे के नाम से बिहार सिवान के बाहर भी प्रॉपर्टी होगी। पटना में तो है, ये हम जानते हैं। आय से अधिक संपत्ति का आप पर आरोप लगा, इस पर जांच हो चुकी है। इन लोगों ने क्या था कि माननीय विधायक अनंत सिंह से कंप्लेन करवाया था निगरानी विभाग में। निगरानी विभाग इस केस को नहीं लिया, उपयुक्त नहीं समझा होगा, तो वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट भेज दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे डीएम साहब को भेजे। डीएम साहब यहाँ के जो निगरानी के डीएम थे उनसे जांच करवाया था और उस जांच के क्रम में मेरी संपत्ति का एक एक चीज़ का एफिडेविट के द्वारा
हमने घोषणा किया है कि मुझे इतनी संपत्ति है, और वो मतलब हमको क्या समझते हैं कि दरिद्र हैं हम घर के इतने अच्छे हैं कि हमारे दादाजी प्रिंसिपल थे, पिताजी प्रिंसिपल थे, घर में हमको भी 300 एकड़ जमीन है, हम कोई दरिद्र थोड़े हैं। पूर्व सचिव डॉक्टर पाठक का कहना है कि उनके कार्यकाल में बिना पैरवी के बहालियां होती थीं। यही कारण है कि जब तक वे सचिव रहे तब तक कुल बहालियों की संख्या 10 की भी संख्या पार नहीं की, जबकि बाद में वर्तमान प्राचार्य ने कॉलेज की गवर्निंग बॉडी को अपने प्रभाव में लेकर सैकड़ों की संख्या में अपने लोगों को अपॉइंट किया है, जिसमें वर्तमान प्राचार्य के पारिवारिक सदस्य और चहेते लोग भी शामिल हैं। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन मोटा मोटी मैक्सिमम आधा दर्जन, यानी इससे 10 ऊपर लोग भी नहीं हुए। इससे ऊपर जी नॉन टीचिंग की बहाली तो शायद हुई ही नहीं। ठीक टीचिंग की बहाली हुई तो बहुत कम बहाली हुई, जो योग्य थे उनको बहाल किया हमने। ठीक, वो आपके स्तर से बहाली की गई। अच्छा, ये गवर्निंग बड़ी बैठी थी, हाँ, ठीक। हमारे स्तर से बहाली नहीं हुई। अभी की बहाली ऐसी की अभी होती है कि प्रिंसिपल ले गए सेक्रेटरी के यहाँ, सेक्रेटरी से लिखवा लिया कि देखिए ये बहाल करना है, इसको अपॉइंटमेंट दीजिए, लीजिए। जब आप मैनेज कीजिएगा, सब चीज़ों का मैनेजमेंट आप खोजिएगा, सब चीज़ को मैनेज कीजिएगा, एडमिशन मैनेज कीजिएगा, सरकार को मैनेज कीजिएगा, राजनीति में मैनेज कीजिएगा, लड़कों को मैनेज कीजिएगा, दबंग लोगों को मैनेज कीजिएगा, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। जी जी जी। अच्छा, एडमिशन मैं किसी को मैनेज नहीं करता था, मेरे पास एक पॉलिटिशियन भी, एक मंत्री भी नहीं था उस समय जो मेरे पास फोन कर सके कि फलाना आदमी को बहाल कर दीजिए। नोबडी। बिहार सरकार का कोई मंत्री भी हमको फोन नहीं करता था, विश्वास नहीं कीजिएगा। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों का ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ये तो प्रूफ है, हमारा यहाँ रिकॉर्ड है कि जब वो थे तो कितने कर्मचारी थे हमारे यहाँ, और आज जो कर्मचारी मेरे यहाँ हैं वो आयुष मंत्रालय या सेंट्रल काउंसिल का जो नॉर्म्स है उसके तहत हॉस्पिटल में नॉन टीचिंग, टीचिंग हमारे कर्मचारी हैं, उसी नॉर्म्स के अनुसार हैं, नॉर्म्स से अधिक नहीं है। और यदि उस नॉर्म्स के अनुसार हम कर्मचारी को नहीं रखें हॉस्पिटल में, नॉन टीचिंग में, टीचर में, तो हमें मान्यता नहीं मिलेगी। इनके बेटा हैं ही जी, और हमको जानकारी है कि पतोहू भी मेंबर है, ये लेक्चरर है, और खानदान और इनके संबंध कई कितने बहुत अधिक संबंध, इनके कितने संबंधी इसमें हैं ये हम आका नहीं करते, लेकिन काफ़ी संबंधी लोग हैं जी जी आए हैं। तो इन सब की बहाली किस स्तर से की गई है? सारी बहाली एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं के बराबर हुई है, सारी बहाली सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ने मिलकर कर लिया है, और गवर्निंग बॉडी जो है वह चुपचाप उस पर मोहर लगा देती है। एवरीथिंग इज मैनेज। अपॉइंटमेंट करना मेरा अधिकार नहीं है, अपॉइंटमेंट हमारी गवर्निंग बॉडी करती है, और गवर्निंग बॉडी सुयोग्य शिक्षकों की ही नियुक्ति करती है, जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार करती है। और चूंकि हमारे यहाँ तो वैसे भी टीचर के अपॉइंटमेंट में दिक्कत है कि जो एमडी होगा उसी का अपॉइंटमेंट होगा, एमडी टीचर ढूंढने से भी नहीं मिलता है। उस परिस्थिति में जो मिलते हैं तो उनको कमेटी विधिवत एक्सपर्ट नियुक्त करके अपॉइंटमेंट करती है। अब हमारे पाठक जी के सामने सब कुछ ऐसे ही लगता है, उसको क्या कहा जाए। वर्तमान प्राचार्य पर फर्जी ढंग से शासी निकाय की बैठक कराने और पूर्व सचिव के बिना जानकारी में उनका जाली दस्तखत करने का भी आरोप है। पूर्व सचिव आरोप लगाते हैं कि तत्कालीन विधायक व्यासदेव प्रसाद 13 अप्रैल 2008 को मंत्री बने थे, और प्राचार्य ने 3 महीने पहले ही यानी 25 जनवरी 2008 के शासी निकाय की मीटिंग में तत्कालीन विधायक को मंत्री दर्शा दिया था। पूर्व सचिव का आरोप है कि ये बैठक कभी हुई ही नहीं, इसीलिए इस बैठक में पूर्व सचिव का फर्जी हस्ताक्षर बनवाया गया है। 25/1/2008 को एक जाली मीटिंग करके, जाली मीटिंग की गई, मेंबर थे 4 आदमी, अरे ये तो जारन तिवारी मर ही गए थे, तो 4 ही आदमी रहे, प्रिंसिपल, एसडीएम, मैं और व्यासदेव प्रसाद, 4 आदमी। एसडीओ का कहीं दस्तखत नहीं है, वदूद साहब का कहीं दस्तखत नहीं है, मेरा जाली इनिशियल है,
अब तो फुल सिग्नेचर नहीं है, इनिशियल जाली ऐसे ऐसा है। आपको मैं दिखा देता हूँ, इसी में है। और 25 को दस्तखत कर रहे हैं और लिख रहे हैं उस पर कि माननीय मंत्री श्री व्यासदेव प्रसाद जी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। मैंने आरटीआई में सरकार से मांगा और आरटीआई हमको काफी घुमाया, वहाँ चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाइए, फलना के यहाँ जाइए, फलना के यहाँ जाइए, हम छोड़ने वाले थे नहीं। तब वहाँ से जवाब आया। जवाब आया है कि 13 अप्रैल 2008 को ये माननीय राज्य मंत्री नियुक्त किए गए थे। जी, व्यासदेव प्रसाद। आपको मैं अपनी दिखा देता हूँ। जी जी हाँ है। जब 13/8 को ये मंत्री बहाल हुए, 13/4 को, 13 अप्रैल 2008 को, हाँ 8 को, तो फिर 25/1 को ये मंत्री कैसे बन गए? आम बैठक कैसे हो गई? मैं वो कंप्लेन देखा है कि मेरा हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन मेरा लघु हस्ताक्षर करके और ऐसा कर लिया गया है। और मैं आपको दिखा दूंगा, उन्हीं का भेजा हुआ कागज है जो कंप्लेन भेजा है उन्होंने यूनिवर्सिटी में, वो आया है जवाब देने के लिए। मैं आपको दिखा दूंगा कि उनका इनिशियल ऐसा होता है कि कोई चाह कभी नहीं कर सकता है। और उनका इनिशियल है, उस मीटिंग में वो भी थे, लेकिन वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मैं उस कमेटी में नहीं था, मेरा सिग्नेचर कर दिया गया। ऐसा हुई नहीं। पूर्व सचिव डॉक्टर पाठक का आरोप है कि वर्तमान प्राचार्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को अपने प्रभाव में रखते हैं, क्योंकि वर्तमान प्राचार्य के छोटे भाई श्रीपति त्रिपाठी उसी यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर हैं और वहां उनका काफी दबदबा है, और इसी कारण से यूनिवर्सिटी खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं करती और प्राचार्य को बचाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके एक भाई हैं, छोटे भाई हैं, प्रॉक्टर हैं यूनिवर्सिटी में, श्रीपति त्रिपाठी। अच्छा, श्रीपति त्रिपाठी प्रॉक्टर हैं। और उनकी चलते का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कोई वाइस चांसलर, कोई रजिस्ट्रार नहीं है जो उनसे बिना राय के कोई काम कर सके। तो श्रीपति त्रिपाठी और उनके बारे में बहुत जान जाइए। हाई कोर्ट ने उनको डिग्री को अवैध करते हुए उनको परवनित करके इनको प्रोफेसर से रीडर बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रीडर बना दिया, ये गवर्नर साहब ने उसको रीडर बना दिया। लेकिन फिर एक वाइस चांसलर से कैसे कैसे मैनेज करके ये फिर प्रोफेसर हो गए, फिर प्रॉक्टर हैं, सिंडिकेट के मेंबर हैं और सर्वे सर्वा हैं। कौन से यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं जी? श्रीपति त्रिपाठी कौन से यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं? हैं तो धर्मशास्त्र के प्रोफेसर, टीचर जी, धर्मशास्त्र का विभाग होता है, धर्मशास्त्र के हैं। लेकिन अभी जिस पद पर हैं वो प्रॉक्टर का पद है। किस यूनिवर्सिटी में? KSDS यूनिवर्सिटी दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा। विश्वविद्यालय ने बराबर इनको बचाने का प्रयास किया है और आज भी इनको बचाने का प्रयास कर रही है। वो अगर अच्छे पद पर हैं, अपने मेरिट के बल पर हैं कहीं, तो उनके प्रभाव में यूनिवर्सिटी है, तो ये कोई बात हुई कि मतलब उनके प्रभाव में है। विश्वविद्यालय मैंने नियम से चलता है, ऐसा थोड़ा कि किसी के कहने से कुछ हो जाएगा। हम अगर कोई गलत अप्रोच करें भाई चांसलर के पास तो कर देंगे, कभी नहीं करेंगे, बिना सिस्टम के नहीं करेंगे। इन सभी मामलों के मद्देनजर यूनिवर्सिटी के निर्देश पर त्रिस्तरीय जांच कमेटी बनी। कमेटी ने दर्जनों बिंदुओं पर जांच किया, जिसके आधार पर डॉक्टर पाठक ये कहते हैं कि जांच कमेटी की रिपोर्ट प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी की बदनीयती और कारनामों को उजागर करती है। कार्रवाई नाम मात्र की कार्रवाई हुई है। जैसे मैंने आरटीआई में रिपोर्ट मांगा तो कमीशन के इंटरफेरेंस के बाद हमको आरटीआई में जांच रिपोर्ट हमको मिल गई। अच्छा, क्या था जांच रिपोर्ट में? जांच रिपोर्ट में इनका जो इनकी जो बदनीयती है और इनका जो कारनामा है वो खुलकर सामने आया है। जांच रिपोर्ट का लब्बो लबाब तो यही है कि जांच रिपोर्ट जो में काफी विज्ञ और काफी बड़े पद के लोग थे, उन लोगों ने लिखा है, दो वाइस चांसलर थे, सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल थे, इन लोगों ने लिखा है कि प्राचार्य प्रजापति त्रिपाठी सेक्रेटरी की बात तो मानते ही नहीं, इनकी बात तो जाने ही दीजिए। वो कुलपति और कुलाधिपति की बात भी नहीं मानते, महामहिम की बात भी नहीं मानते।
इसी से अंदाजा आप कर सकते हैं कि महाविद्यालय कैसे चल रहा होगा। सेक्रेटरी की बात कोई मानता ही नहीं, वाइस चांसलर की बात ये मानते नहीं, कुलाधिपति की बात वो मानते नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। इस मामले में प्राचार्य का भी आरोप है कि पूर्व सचिव के एक मित्र भी उस जांच कमेटी में थे, जिसके कारण डॉक्टर पाठक ने मन माफिक रिपोर्ट अपने मित्र से तैयार करवाई। आरडीएस कॉलेज के प्रोफेसर थे, उसमें कोई शर्मा जी थे, ये हिस्ट्री में वो भी थे, हिस्ट्री में भी थे, दोनों मित्र थे। उनको साठ गांठ करके और हमारे अधिकांश हमारे अगेंस्ट में रिपोर्ट इन्होंने लिखवाया। पाठक जी ने उनसे मिल करके, जो कमेटी के वो भी मेंबर थे, तो लिखवाया और अपने ऊपर कम इल्जाम कि सचिव भी दोषी हैं, लेकिन पर कम कमेटी की रिपोर्ट में है। कमेटी की रिपोर्ट में तो मैक्सिमम जगह आपके विरोध में ही बातें हैं, लगभग हाँ, हर बिंदुओं पर। नहीं, आपको मैं बता दूंगा, वो आपको उतना पूरा नहीं दिखाया हूँ मैं। वीसी भी हैं, हाँ, दो कॉलेज की वीसी नहीं है, वो रिटायर्ड प्रोवीसी थे और एक और कोई थे, दो लोग थे और एक वही मतलब ये शर्मा जी थे, कॉलेज के प्रिंसिपल और ये रजिस्ट्रार भी थे, डिप्टी रजिस्ट्रार, 4 लोग थे उसमें। तो आरडीएस कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे शर्मा जी, उनको इन्होंने प्रभाव में लिया और प्रभाव में लिख करके उन्होंने रिपोर्ट लिखवाया और इस रिपोर्ट की समीक्षा हुई। जब कोई कमेटी गठित होती है तो कमेटी का रिपोर्ट सर्वमान्य नहीं होता है, उस पर निर्णय क्या हुआ ये देखना चाहिए। और विश्वविद्यालय ने उस कमेटी के रिपोर्ट पर, जो इतना हर जगह ये दिखाते हैं कितना 300 कितना पेज का रिपोर्ट है जो प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है, इसकी समीक्षा विश्वविद्यालय में हुई और वहाँ समीक्षा करने के बाद फिर रजिस्ट्रार ने हमारे कमेटी को भेजा कि चूंकि जितना मामला है उस कॉलेज का मामला है और कमेटी के लोगों से ज़्यादा इसमें कौन जान सकता है। उस पूरी पोथा जो 300 कितना पेज का था वो हमारे यहाँ सेक्रेटरी के यहाँ आया और सेक्रेटरी ने इसको कमेटी में रखा और हर बिंदु पर देखा गया, डिस्कशन हुआ और कोई ऐसा बिंदु नहीं था जिस पर प्रमाणित किए हों। तो हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि नहीं, ये सब गलत है और कॉलेज को डिस्टर्ब करने की नीयत से, चूंकि अपने हट चुके हैं ये सेक्रेटरी से, मेंबर से, तो कॉलेज को डिस्टर्ब करने की नीयत से ऐसा कर रहे हैं। तो ये हमारी कमेटी का रिकमेंडेशन हुआ वाइस चांसलर को कि बिल्कुल गलत है और एक अच्छी संस्था को नुकसान पहुंचाने का इन्होंने काम किया है, इसलिए मैं समझता हूं कि इसको बंद करना उचित है। वाइस चांसलर ने उसमें सीनेट में रखा, सीनेट से अप्रूव्ड हो गया कि बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सिंडिकेट में रखा गया, सिंडिकेट भी अप्रूव्ड कर दी, बिल्कुल गलत रिपोर्ट है, इसको समाप्त किया जाए। तो सिंडिकेट के बाद वो चला गया राजभवन में, राजभवन में भेज दिया गया। राजभवन में भी निर्णय संभवतः हो गया है, मेरे पास है उसका पेपर, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, वो भी उसको समाप्त कर दी। फिर भी ये हर जगह उस कमेटी की चर्चा करते रहता। हालांकि पूर्व सचिव इस बात को पूरी तरह खारिज करते हुए कहते हैं कि आरडीएस कॉलेज के लोगों से आज भी आप तो बातें कर सकते हैं, वो इतिहास के प्रोफेसर थे ही नहीं, वो साइंस के किसी स्ट्रीम के प्रोफेसर को विषय की जानकारी नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात है, जहां तक प्रभावित करने की बात है, मेरे एब्सेंस में 2 बार कमेटी की बैठक जो है, त्रिसदस्यीय कमेटी की जो बैठक है वो पटना संस्कृत कॉलेज में हुई, जहां दोनों बैठक में अपने दल बल के साथ गए थे। प्रजापति त्रिपाठी शिक्षकों को और नॉन टीचिंग को लेकर वहां भाग लिया था, मैंने भाग नहीं लिया था। मैं जब लौट के आया और हमको जब जानकारी हुई तो हमने प्रोटेस्ट किया, चांसलर को लिखा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और ऑन दी स्पॉट उन लोगों को बुलाया जाए, ऑन दी स्पॉट जांच की जाए, मैं पूरा सहयोग करूंगा। उसके बाद यहाँ कमेटी आई, रिपोर्ट में लिखा भी है कि इसके पहले कमेटी की 2 बैठकें पटना में हो चुकी हैं और दोनों बैठकों में प्राचार्य स्वयं अपने दल बल के साथ थे। मैं एब्सेंसिया था, मैं एब्सेंट था उसमें। न कोई संबंध नहीं था, न जात का संबंध था, न जात का संबंध था और न विषय का संबंध था और न कोई अन्य संबंध था, न इलाके का संबंध था। मेरा कहना यह है
कि शासी निकाय को भेज दिया गया वो रिपोर्ट कमेंट करने के लिए। एक शिष्टाचार होता है, जब किसी के खिलाफ लिखा जाता है तो उसका पक्ष भी जानने की कोशिश होती है। कमेंट मांगा गया, तो कमेंट का मतलब हुआ कमेंट। इन लोगों ने क्या किया कि हर एक पूरी लाइन में सब गलत है, सब प्रभावित कर दिया गया, सब लेन देन कर दिया गया, ये सब करके इन लोगों ने रिपोर्ट को लिखा कि इसको बंद किया जाए। खारिज नहीं किया, इसको बंद किया जाए। सिंडिकेट में गया, सीनेट की बैठक में गलत बात करते हैं, सिंडिकेट में गया, उसमें लिखा भी है। सिंडिकेट में गया और सिंडिकेट में भी यही किया गया कि ऑलरेडी उनके भाई साहब थे, सब मैनेज करते थे। वहां से कहा गया कि नहीं, इस रिपोर्ट को बंद किया जाए, कुलाधिपति को ये भेज दिया गया। मैंने जैसे ही पता चला और हमको सूचना दी गई विश्वविद्यालय से लगभग 3 महीने बाद, ताकि मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकूं, तो तब हमने कुलाधिपति महामहिम के पास रजिस्टर्ड चिट्ठी लिखा कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा पक्ष सुने बिना इन लोगों ने इसको बंद करने की अनुशंसा कर दी है। और त्रिपाठी जी का खुलेआम इन लोगों ने मदद करने का प्रयास किया है। हमको या मेरे वकील को अप्रूव करने के पहले, कंफर्म करने के पहले हमारा पक्ष भी सुन लिया जाए। आज तक मामला वो वहां पेंडिंग है। वर्तमान प्राचार्य के विरोध में लगे इन सभी आरोपों के समानांतर एक मामला ये भी है कि पूर्व सचिव डॉक्टर पाठक पर 1.5 लाख रुपए गबन करने का आरोप है कि उन पर गबन का मुकदमा चल रहा है कॉलेज के द्वारा। 1.5 लाख रुपए का उन्होंने गबन किया था, वो बड़ा उन्हें कर दिया है। वो केस अब अंतिम स्टेज में है, तो वो समझ रहे हैं कि मैं उसमें निश्चित रूप से सजा पाऊंगा ही, चूँकि इस तरह की कुछ स्थिति बन गई है। तो ये दबाव डाल रहे हैं कि केस उठा लिया जाए। कई लोगों से हमको फ़ोन कहवाए कि केस उठा लें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे आप करते रहिए, आप अपना काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं इस केस को अब नहीं उठाऊंगा। 1.5 लाख रुपया कॉलेज परिसर में मिट्टी भरवाने के लिए निकाला गया था बड़ा बाबू के नाम पर, और बाई चेक वो पैसा निकला था। चेक पर मैंने दस्तखत किया था, प्रजापति त्रिपाठी प्राचार्य ने किया था, और अध्यक्ष श्री व्यासदेव प्रसाद जी ने किया था। तीनों आदमी ने ज्वाइंट दस्तखत किया था, और वह पैसा जो है बाई चेक उसके अकाउंट में जमा हुआ। वह पैसा उसने खर्च नहीं किया, मिट्टी नहीं भरवाई। तब हमने शोकॉज किया, किन पर? 2-3 बार शोकॉज किया। ये काम नहीं हो रहा है, जो काम नहीं होगा वो पैसा आप लोग जमा कीजिए या तनख्वाह से काटेंगे। किन पर शोकॉज किया आपने? हमने शोकॉज किया प्रिंसिपल से कि जो जो एम्प्लॉय नहीं किए हैं उन पर आप नोटिस कीजिए। तो प्रिंसिपल ने नोटिस किया, उन पर भी नोटिस किया। और नोटिस के बाद ये पैसा तो ऊपर गायब कर दिया गया था, खापी बराबर हो गया था ये पैसा। तब इन लोगों ने सोचा कि पैसा, हम एकदम एडमिन थे कि भाई पैसा या तो पैसा जमा करो, तनख्वाह से काटेंगे, नहीं तो काम करो। तब इन लोगों ने प्लानिंग के तहत हम पर, जब इसको सस्पेंड कर दिया, हम शोकॉज किया, सस्पेंड कर दिया, चार्जशीट कर दिया, उसके 2 महीने के बाद इन लोगों ने एक प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत, एक षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने हम पर कंप्लेंट केस दायर किया। इस मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट की कंडिका 20 में कमेटी ने साफ साफ लिखा है कि पूर्व सचिव डॉक्टर पाठक ने 1.5 लाख रुपए की राशि नहीं ली है। उन्हें प्रधानाचार्य और उनके सहयोगी अपमानित और परेशान कर रहे हैं। फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में वर्तमान प्राचार्य और पूर्व सचिव के बीच आरोप प्रत्यारोप किस कदर गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। एसडीओ, एसपी, डीएम, डीआईजी, मुख्यमंत्री और राजभवन तक ये मामला कई करवटें ले चुका है। अब आगे दोनों पक्षों की क्या रणनीति है वो भी आप जानिए। मैं उनको लीगल नोटिस दिलवाया और सारे मेरे पास प्रमाण हैं लिखित रूप से, जो उन्होंने कहा कि कोर्ट को खरीद लेते हैं,
राजभवन को खरीद लेते हैं, विश्वविद्यालय से साठगांठ है, नेताओं को ऐसा कर लेते हैं, मंत्रियों के प्रभाव, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, इस तरह तो लिखित रूप से है, उस सारे चीज़ को मैं प्रस्तुत करूँगा। और वो नोटिस का जवाब जो देना था वो समय समाप्त हो गया है, और उन पर मैं केस फाइल करने जा रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, मानहानि का मुकदमा, और वो भी मैं चाहूँगा कि 1 करोड़ का करूँ। कोर्ट फीस लगेगा, लेकिन मैं अब एकदम बिल्कुल ये हूँ कि अब इतना मैं बर्दाश्त के बाहर हो गया। एक बार मैं वर्तमान कुलाधिपति महोदय से मिलना चाहता हूँ, और मिलने के बाद मैं हाई कोर्ट के शरण में जाऊँगा, वहाँ PIL में दाखिल करूँगा, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखूँगा। अगर हाई कोर्ट या महामहिम या प्रधानमंत्री कार्यालय की दृष्टि इस पर पड़ जाए तो निश्चित रूप से एक फौजदारी मुकदमा निश्चित रूप से दर्ज होगा। प्राचार्य और उनके जो सहयोगी हैं वे सब लपेटे में आएंगे। उच्च स्तरीय जांच की मांग मैं करता हूँ। मैंने तो लिखा है, राज्यपाल महोदय को लिखा है कि आपके यहाँ जो न्यायिक कार्य पदाधिकारी हैं, विशेष कार्य पदाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर होते हैं, उनके माध्यम से इस पूरे मामले की जांच करवाने की कृपा करें। अब देखना है कि ये पूरा मामला कौन सी करवट लेता है।